अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसका धुआं अब आपके किचन तक पहुंचने लगा है। होटलों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर सरकार ने सख्ती कर दी है। कई होटल के किचन बंद होने लगे हैं। गैस की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने से कई इंडस्ट्री बंद होने का गारा पहुंच गई है। फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाने वाली गैस 30% घटा दी गई है। इस डर के मारे कि आगे कहीं और ज्यादा हालात खराब ना हो, लोग एक से ज्यादा सिलेंडर भरवाने लग गए हैं। गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की टैंक फुल करवाने लग गए हैं। हालांकि इन सब के बीच एक राहत की खबर है। राहत की खबर ये आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद होने के बाद भारत ने बहुत जल्दी दूसरी जगहों से कच्चे तेल की सप्लाई लेनी शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे सोर्स से पहले जहां अपनी जरूरत का 55% कच्चा तेल इंपोर्ट करते थे, हम अब 70% से ज्यादा वहां से इंपोर्ट करने लग गए हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमने अपनी निर्भरता कम कर दिया है। 40 देशों के साथ हमने कॉन्टैक्ट कर लिया है। सभी रिफाइनरी अपने 100% उत्पादन क्षमता से उत्पादन कर रही हैं। फिर भी जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती, चिंताएं बरकरार हैं। हालांकि जब हम दुनिया के बाकी देशों को देखते हैं तो थोड़ा सुकून जरूर मिलता है, और खास तौर से जब पाकिस्तान को देख लीजिए तो वहां तो हालात ये है कि आधे कर्मचारियों को घर से ही काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि आएंगे तो गाड़ियों में पेट्रोल भरवाएंगे, ज्यादा पेट्रोल डीजल का खर्च होगा। सरकारी गाड़ियों में ईंधन की सप्लाई आधी कर दी गई है। पाकिस्तान ने सरकारी खर्च में 20% की कटौती करने का ऐलान कर दिया है। दूसरे देश, चीन को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, कई देश है, वहां भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में भारत सरकार की मौजूदा रणनीति कितनी कारगर मानी जाए, या फिर किसी और रणनीति की जरूरत है, आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय, और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के पूर्व सीएमडी बीसी त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमर आगा साहब हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हैं। और साथ ही साथ सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूंगा इस बार बीसी त्रिपाठी सर आपके साथ। आपने अपने करियर में ऐसे कभी हालात देखे क्या? लक्ष्मण, हमने ये हालात कई बार देखे, लेकिन इस मैग्नीट्यूड में कभी हम लोगों को इस तरह का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, सप्लाई को लेके ज़्यादा हैं। प्राइस ऊपर नीचे होते रहे हैं पास्ट में, चाहे वो 2008 का क्राइसिस हो, चाहे वो आपका कोरोना हो, उस टाइम पे था। बीच में ऑयल प्राइस क्रैश हुए थे, तो गैस प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन सप्लाई को लेके इतना बड़ा डिसरप्शन कभी नहीं हुआ। एंड स्पेशली हमारे देश के लिए अगर हम बात करें तो जब हम लगभग 70% हमारी सप्लाई, खासकर वो एलएनजी की सप्लाई, गैस की सप्लाई, वो मिडिल ईस्ट से आती है, तो वो एक इस तरह का संकट हमने पास में कभी नहीं देखा। तो प्राइस जरूर ऊपर नीचे होते रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस ऊपर गए, ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन सप्लाई कंसर्न नहीं थे ऐसे। इसमें एक चीज बताइए, जो अभी सप्लाई कंसर्न है, इसमें अब तक जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं मोटे तौर पर सार्वजनिक हो चुके हैं, आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं? ये देखिए, देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये है कि आप किस तरह से अपने प्रायोरिटी सेक्टर को और अपनी मेन जो इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको पूरा करें। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, प्रायोरिटी सेक्टर को गैस एलोकेशन किया है, एक किस्म से बाकी और सेक्टरों में कटौती की है, तो उसको हिसाब से देखते हुए इस समय सप्लाई को मैनेज करना, बैलेंस करना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो जो अभी हालात सरकार ने जो भी स्टेप सरकार ने इस वक्त लिए हैं, जैसे प्रायोरिटी में घरों में गैस है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गैस देना है, उसके बाद खाद के कारखानों को प्रायोरिटी दी गई है, एलपीजी सप्लाई को प्रायोरिटी दी गई है, तो ये प्रायोरिटी एलोकेशन करना ये सरकार समय समय पर करते आई है। और इस वक्त जो स्टेप लिए हैं वो आई थिंक सही दिशा में हैं। लोगों की जो खास ज़रूरतों को देखते हुए जो भी स्टेप अभी लिए हैं, अब आने वाले समय में ये सप्लाई कैसे नॉर्मलाइज होगी, कितने समय तक ये सप्लाई कट रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन और ये एक बदलती परिस्थिति है। एज थिंग्स इवॉल्व, द गवर्नमेंट विल कीप टेकिंग एक्शंस इन टर्म्स टू हाउ टू प्रायोरिटाइज डिफरेंट सेक्टर।
ये बिल्कुल आपने सही कहा कि काफ़ी तेजी से हालात बदल रहे हैं। वो बदलते हालात में सरकार अपनी रणनीति बदलती रहेगी और सप्लाई बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। कमर आगा साहब, सप्लाई बरकरार रखने के लिए सरकार ने जो किया उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से हम अपनी ज़रूरत का करीब 40% से ज़्यादा कच्चा तेल लाते थे, अब वहां पर डिपेंडेंसी लगभग बंदी हो गई। डिपेंडेंसी क्या थी, वो खत्म हो गई थी। तो बहुत जल्द हमने 55% से बढ़ा के 70% तक कर दिया जो नॉन स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले सोर्स है वहां से सप्लाई लेना। ये कितना सस्टेनेबल है? लंबे समय में क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी रहा तो इन बाकी देशों के साथ, 40 देशों के साथ सरकार ने लिस्ट भी शेयर किया है, हम कच्चा तेल की सप्लाई करते रहेंगे? देखिए, तेल की सप्लाई के साथ बड़ी मुश्किल, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हर देश के। ऐसा नहीं हो सकता कि हम फ़ौरन चले जाएं, हमको तेल मिल जाए। थोड़ा थोड़ा तेल मिलता रहेगा, तमाम से आ जाएगा, हम मैनेज कर भी लेंगे। दूसरी बात ये होती है कि रिफाइनरीज़, हर तेल को हर रिफाइनरी में रिफाइन नहीं होता। जैसे वेनेजुएलन ऑयल है, हिंदुस्तान में केवल रिलायंस कंपनी में होता है। 3 हमारी ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं वो ईरानियन ऑयल पे गियर्ड हैं। तो इस तरह से अलग अलग हैं। हमारे पास जो इराक का तेल है, बसरा ऑयल, ये बहुत अच्छा समझा जाता है। इसकी रिफाइनिंग चार्जेस भी बहुत कम आते हैं, हम काफ़ी बड़ी मात्रा में हम वहाँ से लेते हैं। ये टाइम गैप अरेंजमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि ये खाड़ी के जो देश हैं, जिन्हें ये रीजन जो है भारत से बहुत करीब है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कम होते हैं, तो हमें इसलिए भी अच्छा होता है। हाँ, इमरजेंसी में भारत ने बड़ा सही स्टेप लिया है, 40 देश और अपनी डिपेंडेंसी इस क्षेत्र से कम कर दिया है। और ये भी है कि कोई युद्ध जो है यह हमेशा तो चलता नहीं रहेगा, कितना समय लेगा इसका पता नहीं। अगर 1 महीना भी ले लिया तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ग्लोबल इकनॉमी पे। हमारी इकनॉमी पे इतना असर नहीं पड़ेगा, हमारी इकनॉमी कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हम लोग सेल्फ रिलायंस में बात की है, तो हमारा इंडिया इटसेल्फ, हमारा मुल्क ही बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए। और फिर उसके अलावा ये भी है कि हम जो है कुछ सामान हमारा चाइना से आता है, बहुत सी चीज़ें, तो उसकी सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगी, वहाँ से बनी रहेगी। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें हमें तक प्रॉब्लम आ सकती है, जो फ़िलहाल नहीं है, जैसे कि फर्टिलाइज़र है, लेकिन उसके लिए अभी लंबा टाइम है, ये ब्रीदिंग पीरियड है, इसलिए कि अभी तो ज़रूरत नहीं है। जुलाई से फिर नया जब खरीफ की फसल आएगी उस वक़्त देखा जाएगा, तब तक हम लोग मैनेज कर लेंगे। फिर ये भी है कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं हम उनको बनाते हैं और बाहर से भी लाते हैं, उसमें रहेगी। वॉर चल रही है और बहुत ख़तरनाक वॉर है, जिसका असर ग्लोबल इकनॉमी पे पड़ने जा रहा है। और हमें 6 से 7% इकनॉमिक ग्रोथ अगर चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई, यानी बगैर रुके हुए तेल की सप्लाई चाहिए, और तेल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि हमारे पास रशियन क्रूड है, जिसको हम बहुत ज़माने से ख़रीद रहे हैं, कई दशक से, और वो उसकी सप्लाई हमारे बनी भी है और नई सप्लाई भी हमारी उससे बढ़ जाएगी, वहाँ से आ जाएगी, तो क्रूड में प्रॉब्लम हमें इतनी नहीं आएगी। LNG और CNG में फ़िलहाल ऐसी अभी नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स पहले ही ले लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी आने वाले समय में धीरे धीरे। और ये जो है साथ में युद्ध भी मैं समझता हूँ हफ्ता 10 दिन के अंदर अगर समाप्त हो जाए, पूरी दुनिया की कोशिश होगी। कुछ संकेत प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिए हैं जो लगता है कि शायद मैं नहीं कह सकता, अब डिपेंड ईरान पे भी करता है।